हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ पार्किंसंस डिजीज़ एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में सब कुछ बताया था। और अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स होते क्या हैं। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो पार्किंसंस डिजीज़ या पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। तो अब मेनली क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे बॉडी में। वो इम्बैलेंस किस किस के बीच होता है? डोपामीन और एसिटाइल कोलिन के। तो क्योंकि अगर आपको इसको ट्रीट करना है या आपको इसको ठीक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो डोपामीन के कम हुए लेवल को इंक्रीज़ करे और एसिटाइल कोलिन के बढ़े हुए लेवल को कम करे। तो सीधा सीधा मतलब है कि डोपामीन के हमको अगोनिस्ट देने हैं और एसिटाइल कोलिन के हमको एंटागोनिस्ट देने हैं। तो इसी के साथ मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले वो ड्रग्स जो अफेक्ट करेगी डोपामिनर्जिक सिस्टम को। तो फर्स्ट है ड्रग्स अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम इन योर ब्रेन। इसमें जो फर्दर क्लासेस आती है वो है फर्स्ट डोपामीन प्रिकर्सर। डोपामीन प्रिकर्सर जैसे कि लीवोडोपा। सेकंड है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स जैसे कि कार्बिडोपा और बेंसेराज़ाइड। फिर इसके बाद आते हैं डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट जिसमें आते हैं ब्रोमोक्रिप्टन, रोपिनिरोल और प्रेमिक्सोल। फिर इसके बाद आते हैं माओ बी इनहिबिटर्स। माओ बी इनहिबिटर्स में आते हैं सेलिजिलिन। और नेक्स्ट आता है COMT इनहिबिटर्स जिसमें आते हैं एंटाकैपॉन और टोलकैपॉन। और लास्ट है डोपामीन फैसिलिटेटर जिसमें आता है एमेंटाडीन। ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामिनर्जिक सिस्टम को ऑल्टर करती है, अफेक्ट करती है और उसके थ्रू अपना एक्शन शो करती है। सेकेंड जो क्लास है हमारी वो है ड्रग्स अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आपके आते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स जिसके अंदर आ जाएंगे आपकी बाइपेरिडीन, ट्राइहेक्सिलफेनिडीन और प्रोसाइक्लिडीन। और जो फिर नेक्स्ट क्लास है वो है एंटीहिस्टामिनिक्स की। एंटीहिस्टामिनिक्स में आपकी आ जाएगी और फेनाडीन और प्रोमीथाजीन। तो ये पूरा हुआ क्लासिफिकेशन एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स का। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोपामीन प्रिकर्सर की। डोपामीन प्रिकर्सर नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी कोई चीज़ जो कि डोपामीन का प्रिकर्सर है और हमारे बॉडी में जाते ही वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि लीवोडोपा। लीवोडोपा एक ऐसी ड्रग है जो कि प्रो ड्रग होती है। वो आउटसाइड ऑफ बॉडी ऐसे कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं देती, लेकिन मतलब कि इनएक्टिव होती है, आपकी बॉडी में जाती है और फिर एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि हमको लीवोडोपा देने की ही ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे डोपामीन जो है उसका लेवल कम है, तो क्यों ना हम डोपामीन ही दे देते। पर डोपामीन जो है उसकी ज़रूरत है आपके ब्रेन में, सब्सटेंशिया नाइग्रा में। लेकिन डोपामीन अगर आप बाहर से दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं बॉडी में बाहर से, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है। डोपामीन BBB को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए वो आपके ब्रेन में पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको कुछ ऐसी रेमेडी चाहिए, आपको ऐसा कोई ड्रग चाहिए जो कि इस BBB को क्रॉस करे और ब्रेन में जाकर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका सीधा साधा आंसर है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस भी करता है। क्रॉस होने के बाद वो ब्रेन में पहुंचता है। ब्रेन में जाकर वो DDC नाम के एक एंजाइम के मदद से क्या करता है, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ये पूरा काम करने का तरीका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह सकते हैं लीवोडोपा का। आगे देखते हैं कि इसके हमको क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस मिलते हैं और उसे क्या एडवर्स इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ लीवोडोपा की। तो CNS पर इसके क्या क्या एक्शंस होते हैं? सबसे मेन तो इम्प्रूवमेंट मिलता है। किस किस चीज़ से? रिजिडिटी कम होने लगती है, ट्रेमर्स कम होने लगते हैं, हैंड राइटिंग जो एकदम माइक्रोग्राफिया जो हो गया था वो ठीक होने लगता है, गेट साइकिल जो बिगड़ गई थी वो सुधरने लगती है, स्पीच भी सुधरने लगती है। CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा? टेकीकार्डिया हो सकता है और बाकी BP में ऐसे कोई एज इट इज चेंज नहीं होते, ऐसे चेंज नहीं होते। फिर इसके बाद CTZ मतलब कीमो ट्रिगर्ड जोन,
कीमो ट्रिगर्ड जोन एक्टिवेट होता है। क्योंकि ये एक्टिवेट हो गया है तो सीधी सी बात है, हमको क्या होगा, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकती है। फिर है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली ये क्या करता है, जो आपके पिट्यूटरी के सिक्रीशंस हैं या उसके हार्मोन्स हैं, उनके रिलीज़ को ऑल्टर करता है। जैसे कि प्रोलैक्टिन का रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, जबकि जो GH है यानी कि ग्रोथ हार्मोन है उसका रिलीज़ बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स की। जब इनिशियली आप किसी में ये लीवोडोपा थेरेपी शुरू करते हैं तो उनमें नौसिया, वोमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिदमिया और ऑल्टर्ड टेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और जब ये थेरेपी और लंबी चलती है, एकदम प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, तब और क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस जो कि किसमें उनके मोटर परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो है एडवर्स इफेक्ट हो गए आपके लीवोडोपा के। हमको बाकी सारी ड्रग्स की बात करनी है तो उससे पहले मैं आपको लीवोडोपा का एक मेटाबॉलिक पाथवे समझा देती हूँ। इस पाथवे को समझने के बाद हमको बाकी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में थोड़ा फ़ायदा रहेगा, हम यहाँ मतलब ईजी लगेगा हमको उस चीज़ समझने में। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म। अब हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लीवोडोपा वैसे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बढ़िया सी ड्रग है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जो आप मतलब इस स्पेसिफिक फ़ोटो में आपको जो आपके लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो पेरीफेरी है और बीच में ब्लड ब्रेन बैरियर है, और जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है वो ब्रेन है। तो लीवोडोपा आपने दिया, लीवोडोपा आपकी पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी में ही प्रेजेंट दो एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं COMT और DDC, उनके होने से, उनके एक्शन के वजह से जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाता है डोपामीन में और OMD में। अब OMD क्या है यहाँ पे, OMD ऑर्थोमेथाइल डोपा। तो डोपामीन में कन्वर्ट हुआ। अब हम सोचेंगे कि ये तो फ़ायदेमंद बात है, लेकिन नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डोपामीन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं सकता, तो जब वो क्रॉस नहीं कर सकता तो वो आपका किसी काम का नहीं है। और सेम ऑर्थोमेथाइल डोपा, उसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर आपका जो लीवोडोपा है वो तो ख़त्म हो गया, और जो बचा कुचा लीवोडोपा था वो कहाँ चला गया, वो चला गया ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। अब उसको क्रॉस करके, मतलब जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो चला गया ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन में वो गया तो वहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट थे, COMT, DDC, वो फिर कन्वर्ट हो गया। तो OMD से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ, लेकिन जो डोपामिन वो कन्वर्ट हुआ उसका थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो एक्शन दे ही रहा था कि वो डोपामिन COMT और MAO-B एंजाइम के वजह से फिर कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फ्रैक्शंस में, जो कि है 3-मिथाइल टायरामीन, और एक दूसरा जो है उसका नाम है डोपैक, डायहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। और ये दोनों फिर MAO-B और COMT के वजह से फिर कन्वर्ट हो जाएंगे HVA में, यानी कि होमोवायनिलिक एसिड। तो कुल मिलाकर अगर आप इस सारी कहानी को नोटिस करें तो पहले तो आपने जितना लीवोडोपा दिया वो ऑलरेडी पेरीफेरी के अंदर ही मेटाबोलाइज हो गया। तो मान लीजिए इसमें जो 2-4% फ्रैक्शन बचा वो ब्रेन में पहुंचा ही था कि वो फिर मेटाबोलाइज हो गया। तो यार यूज़ तो हो ही नहीं पाया उसका। तो अब आपको ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि इस चीज़ को ओवरकम कर सके। तो उसके लिए बाकी ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि सेकेंड है आपकी पेरीफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। पेरीफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये DDC। ये जो मेडिसिन होती हैं जैसे कि कार्बिडोपा और बेंसेराज़ाइड, ये क्या करती हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लेकिन ये लीवोडोपा को मेटाबोलाइज होने से बचाती हैं इन द पेरीफेरी। इनका क्या काम है, इनका काम है जो एक्स्ट्रा सेरिब्रल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, मतलब डीपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है यानी कि DDC, उसको इनहिबिट करना। और ये आमतौर पर कंबाइन करके दी जाती है लीवोडोपा के साथ में, जैसे कि जो कार्बिडोपा है वो हमेशा लीवोडोपा के साथ ही देते हैं। और जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, लीवोडोपा कार्बिडोपा का, उसको नाम दिया गया है को-केयर-एल डोपा। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी ड्रग्स की, जो कि हैं COMT इनहिबिटर्स। COMT इनहिबिटर्स मतलब कैटेकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स। तो
ये जो इनहिबिटर्स हैं इनका काम है COMT को इनहिबिट करना। COMT कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ रहा और ये आपके ब्रेन में भी। तो ये अगर इनहिबिट हो जाएगा तो आपके लीवोडोपा का भी मेटाबॉलिज्म बच जाएगा और डोपामीन का भी। तो इसके एग्जांपल हैं आपके टोलकैपोन और एंटाकैपोन, ठीक है। तो ये करता है T-हाफ बढ़ाता है लीवोडोपा का, किसके मदद से, COMT को इनहिबिट करके। फिर नेक्स्ट जो है हमारी क्लास वो है डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट। नाम से ही जाहिर है कि ये डोपामीन के अगोनिस्ट होते हैं, मतलब कि जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर ये बाइंड हो सकते हैं, ऐसी इनकी कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टन एक अर्गोट डेरिवेटिव है जो कि पोटेंट अगोनिस्ट है D2 रिसेप्टर का, बट पार्शियल अगोनिस्ट है D1 रिसेप्टर का। ये बहुत कम केसेस में दिया जाता है वैसे तो। बाकी रोपिनिरोल है और प्रामिपेक्सोल है। प्रामिपेक्सोल और रोपिनिरोल जो है वो नए ड्रग्स हैं जो कि D2 और D3 रिसेप्टर के अगोनिस्ट हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी 5 MAO-B इनहिबिटर्स। अब हम इसको MAO-B क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि MAO एंजाइम जो होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, इसके 2 आइसो एंजाइम्स होते हैं, एक A एंड एक B। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो है B। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सेलिजिलिन जो है वो सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल MAO-B इनहिबिटर होता है। ये भी आमतौर पर साथ में ही यूज़ किया जाता है इन सभी के। और इसका काम क्या होता है, मतलब इसका काम तो हो गया कि ये इनहिबिट कर रहा है MAO एंजाइम को। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, नॉसिया, कन्फ्यूजन, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। और लास्ट है हमारा डोपामीन फैसिलिटेटर। डोपामीन फैसिलिटेटर जो है एग्जाम्पल है एमेंटाडीन। एमेंटाडीन आमतौर पर एक एंटीवायरल के रूप में पहचाना जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, और लेकिन यहाँ पर ये आपके पार्किंसंस में भी काम आ रहा है। तो ये करता क्या है एक्चुअली, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उनमें डोपामीन का सिंथेसिस इंक्रीज करता है, साथ ही साथ डोपामीन के रिलीज़ को भी बढ़ाता है ब्रेन के अंदर, जिस वजह से डोपामीन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल होता है काम करने के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इंसोम्निया, कन्फ्यूजन, नाइटमेयर्स, हेलुसिनेशंस। तो ये तो हुए सारी वो ड्रग्स जो कि डोपामिनर्जिक सिस्टम पे काम करती हैं। मैंने बताया कुछ ड्रग्स वो होती है जो एसिटाइल कोलिन के सिस्टम पे भी काम करती है, मीन्स कोलिनर्जिक सिस्टम पे। उनका सीधा साधा काम होता है कि वो अंटागोनिस्ट होती हैं, किसकी, एसिटाइल कोलिन की। तो इस वजह से वो एसिटाइल कोलिन का काम रोकती हैं। वो ज़्यादातर इनके साथ ही दी जाती है और उनका वही काम होता है। और बाकी जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म होता है उसमें आमतौर पर आप ये वाली ना देकर, मतलब डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स ना दे करके कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स ही दे सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।